हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। पिछली वीडियो में हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है एंड हेलिकेज का क्या काम होता है। आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। सबसे पहले जो प्राइमेज होता है वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए सिंथेसिस। क्योंकि प्राइमेज क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट मतलब वो डीएनए को देखता है और फिर आरएनए की सिंथेसिस करता है। इसलिए क्वेश्चंस में बहुत बार आ जाता है कि प्राइमेज होता क्या है, तो ये याद रखना कि वो डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए पे डिपेंड करता है, डीएनए को देखता है और फिर वो आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो प्राइमेज क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब हम आगे रेप्लिकेशन पे बढ़ते हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज रहते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास 5 टाइप के मेन टाइप होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, उसका काम होता है पॉलीमराइजेशन करना 5' टू 3' एंड में। 5' टू 3' एंड का मतलब क्या है कि वो 3' टू 5' एंड का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है उसको देखता है और फिर 5' टू 3' हमारा पॉलीमराइज करता है डीएनए स्ट्रैंड का। ठीक है, आगे जाके पता चलेगा कैसे होता है। और इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब वो एक कॉर्नर से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना शुरू करता है अगर उसे एक बीच में कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स हटाना है। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो होती है और ये दोनों टाइप की शो करता है, ये दोनों साइड मूव कर सकता है, 5' टू 3' की ओर भी और 3' टू 5' की ओर भी। ठीक है, अब जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज 2, 3, 4 रहते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज 2, 3, 4 रहते हैं, ये भी पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। मतलब पॉलीमराइजेशन हमारे पांचों डीएनए पॉलीमरेज शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2, 3, 4 रहते हैं उनमें एक थोड़ा डिफरेंस है। 2 और 3 जो हमारे रहते हैं वो हमारी 3' टू 5' हमारा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, 2 और 3। 4 और 5 जो रहते हैं वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते। तो आपको याद क्या करना है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 दोनों टाइप की एक्टिविटी शो करता है, पॉलीमराइजेशन भी करता है और एक्सोन्यूक्लियस की दोनों एक्टिविटी शो करता है। 2 और 3 पॉलीमराइजेशन तो सभी करते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 डीएनए पॉलीमरेज 1 का ये याद रखना है कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उसकी दोनों साइड होती है। 2 और 3 में ये याद रखना है कि उसकी 3' टू 5' होती है और 4 और 5 में ये याद रखना है कि उनमें होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके ऐड करता रहता है। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो रहता है वो हमारे जो डीएनए रहता है उसको होल्ड नहीं कर पाता। इसके लिए हमारे पास बीटा क्लैंप रहता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज का होल्डर रहता है। वो बीटा क्लैंप जो रहता है वो डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करके रखता है डीएनए पे। और ये जो बीटा क्लैंप रहता है ये लोडर के साथ ऐड होता है और उसके बाद ये एटीपी का यूज़ करता है। एटीपी का यूज़ करके ये एटीपी को खर्च करता है और एडीपी बनाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि डीएनए पॉलीमरेज का जो लोडर है वो कौन है। उसका लोडर है बीटा क्लैंप। ठीक है, बीटा क्लैंप उसको पकड़े रखता है। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन भी है, अगर जो डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन कर रहा है तो वो एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता रहेगा पर सेकेंड। अगर बीटा क्लैंप आ गया डीएनए पॉलीमरेज के साथ तो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड होते हैं। मतलब वो उसकी प्रोसेसिटी को बढ़ा देता है, वो जल्दी जल्दी जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो बीटा क्लैंप क्या है, हमारा लोडर है एक तरफ से। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डीएनए ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, एक टाइप की रिवीजन वीडियो है, आपको नोट्स इसमें अच्छे मिल जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए पूरा, बस ये एक आपका रिवाइज वीडियो है। ठीक है, अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 5' टू 3' होता है, ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब डीएनए प्राइमेज भी मैंने आपको बता दिया था कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। मान लो एक डीएनए का स्ट्रैंड था। ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड था, वहाँ पे हमारा क्या आया, हेलिकेज एंजाइम आया।
हेलिकेज एंजाइम आया जो कि हमारे H बॉन्ड्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन, जैसे एक मिनट, यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन बेसिस होंगे जो एक दूसरे से अटैच होंगे, यहाँ पे भी होंगे जो एक दूसरे से अटैच होंगे, AT और GC, ठीक है। यहाँ पे हमारा हेलिकेज एंजाइम रहता है और ये इनके जो बेसिस रहते हैं इनके बीच में हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है। AT के बीच में डबल बॉन्ड्स रहते हैं और GC के बीच में हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमारा हेलिकेज एंजाइम जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा AT बॉन्ड्स रहते हैं, क्योंकि AT में जो A और T जो बेसिस हैं उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, वो ईजीली ब्रेकेबल होंगे अकॉर्डिंग टू एज़ कम्पेयर टू हमारे 3 बॉन्ड्स के। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा AT का अमाउंट रहता है वहाँ पे हमारे हेलिकेज एंजाइम आते हैं और वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। अब जैसे ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बबल, रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, ठीक है। रेप्लिकेशन बबल बन गया। एक स्ट्रैंड है हमारा 5' to 3' और एक है हमारा 3' to 5', ठीक है। इतना बता दिया। अब मैंने आपको ये बताया था, तो जो रेप्लिकेशन होता है वो हमारा 5' to 3' होता है, अगर हम 5' बोल रहे हैं हम न्यू स्ट्रैंड को, ठीक है। तो अब अभी आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन छुपा दीजिए, ठीक है। आप बस इस पे फोकस करिए, जो इतना रीज़न है, ठीक है। अब मैंने बोला न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस 5' to 3' होगा। ये यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास जो हमारा स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 5' to 3' है। तो हम DNA का सिंथेसिस कहाँ से करेंगे? 5' to 3'। तो यहाँ पे प्राइमर अटैच होगा तो हमारा यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम अटैच होगा जो कि हमारी प्राइमर की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे हमारा 5' ये हमारा 5' एंड था, हमने ये बबल काट दिया तो यहाँ पे भी अभी भी वो 5' एंड ही रहेगा, ठीक है। 3' आए हैं तो 5' यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी 5' एंड हो सकता है अगर हम काट रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 5' एंड है। तो मैंने बोला सिंथेसिस किस साइड होती है? 5' to 3'। तो हमारा प्राइमेज यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस करेगा और यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड जो होगा वो 5' से 3' की ओर जाएगा, ठीक है। न्यू स्ट्रैंड का हम 5' और 3' लेते हैं, तो वो यहाँ पे 5' पे हमारा जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसके 5' पे हमारा प्राइमेज जुड़ेगा और प्राइमर की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? और जिस स्ट्रैंड को देख के हमारा न्यू स्ट्रैंड बनता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। दोनों साइड हमारी लीडिंग स्ट्रैंड है। अब हमारा प्राइमर ने हमारे स्ट्रैंड बनाना चालू कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको बोला था आधा हाइड कर देना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने इसलिए कॉपी से उसे हाइड कर दिया। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ आगे होता क्या है। अब देखो, यहाँ से 5' यहाँ पे था, उसने यहाँ से अपना सिंथेसिस किया। मान लो उसके पीछे से दोबारा DNA खुल गया, ठीक है। दोबारा से DNA खुल गया, हम तो अभी आधे को ही कर रहे थे, लेकिन इधर DNA खुल गया। अब खुल गया लेकिन प्राइमेज तो यहीं पे था, पीछे तो नहीं जा सकता। अब इसका प्राइमेज तो यहाँ पे था, तो वो अपना न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले के लिए दिक्कत हो गई, उसका प्राइमर तो यहीं पे था, यहाँ उसने और खोल दिया है। अब प्राइमर इधर को सिंथेसिस थोड़ा ना करेगा, उल्टी साइड को, सीधे साइड को ही करेगा। तो दोबारा से एक और प्राइमर अटैच होता है, दोबारा से वो सिंथेसिस करता है। कहीं दोबारा पीछे से दोबारा से हमारा DNA खुल गया तो दोबारा से न्यू प्राइमर अटैच होता है। तो इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग कहते हैं क्योंकि वो लैग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ठीक है। और इस लैगिंग स्ट्रैंड को ये अगेंस्ट द रेप्लिकेशन फॉर्क इधर है, लेकिन वो इधर को सारे स्ट्रैंड इधर को जा रहे हैं, तो वो अगेंस्ट द रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। तो इसको हम डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहते हैं। वाइल जो हमारा ये वाला रेप्लिकेशन होता है उसको हम जो रेप्लिकेशन टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है उसको हम कंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, जब हमारा हेलिकेज एंजाइम आता है और हमारे H बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, उसके बाद प्राइमेज आने से पहले हमारे SSB प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। जो SSB प्रोटीन्स रहते हैं वो हमारे स्ट्रैंड को पकड़े रखते हैं ताकि जो हमारा DNA है वो सुपर कॉइल या कॉइलिंग ना कर ले, इसलिए हमारे SSB प्रोटीन्स जो टोपा आइसोमरेज होते हैं वो उनको पकड़े रखते हैं, ठीक है, यहाँ कॉर्नर से। ये हो गया आपका रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं
उनको हमारा डीएनए लाइगेज जो है वो लास्ट में आता है और उन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को अटैच कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनमें नई चीज़ क्या है। ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नया क्या है हम वो देखेंगे। अब जो प्रोकैरियोट्स है उसमें जो ओराई साइड रहते हैं, ओराई क्या होती है, जहाँ पे हमारा हेलिकेज अटैक करता है वहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है उसको ओराई साइड कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में वो केवल एक सिंगल साइड होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसा होता है इकोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। तो जो ओराई होती है वो कंजर्वेटिव होती है, ओनली वन होती है प्रोकैरियोट्स में। अब होता क्या है, जो हमारा डीएनए है हमारे आईएचएफ प्रोटीन बाइंड कर जाते हैं। आईएचएफ प्रोटीन बाइंड करेंगे, इनको क्या कहते हैं 13 मर और 9 मर कहते हैं। एक साइड 3 बाइंड होते हैं उनको हम 13 मर कहते हैं, एक साइड 4 बाइंड होते हैं उनको हम 9 मर कहते हैं, ठीक है। और ये बाइंड किस पे होता है, ये हमारे फिश प्रोटीन पे बाइंड होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको। आईएचएफ प्रोटीन पे आईएचएफ प्रोटीन बाइंड होते हैं और फिश प्रोटीन बाइंड होते हैं। जो 13 मर वाले हैं उनको आईएचएफ प्रोटीन कहते हैं और जो 9 मर वाले हैं उनको हम फिश प्रोटीन कहते हैं। अब होता क्या है, इन प्रोटीन्स को रिमूव करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमारा डीएनए ए प्रोटीन आता है। जो डीएनए ए प्रोटीन रहता है वो एडीपी का यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी को फॉर्म करता है और एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर जो डीएनए ए प्रोटीन रहता है वो फिश प्रोटीन को रिमूव करता है और खुद अटैच हो जाता है। फिश प्रोटीन कहाँ पे थे, जो हमारे 9 मर थे, ठीक है, वहाँ पे से वो हमारे फिश प्रोटीन को रिमूव करता है, खुद अटैच हो जाता है। फिर वो आईएचएफ प्रोटीन्स जो हमारे 13 मर से उनसे इंटरेक्ट करता है और उनके इंटरेक्शन को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। डिक्रीज़ किस किस के इंटरेक्शन को कर देता है, आईएचएफ और डीएनए के इंटरेक्शन को डिक्रीज़ कर देता है डीएनए ए प्रोटीन। अब जैसे ही उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा तो आईएचएफ प्रोटीन डीएनए से हमारे रिलीज़ हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि डीएनए ए प्रोटीन जो रहता है वो 13 मर और 9 मर के जो हमारे आईएचएफ प्रोटीन और फिश प्रोटीन है उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन करता है वो और हमारा फिश को रिलीज़ करता है, फिश की पोजीशन पे अटैच होता है और वहाँ से आईएचएफ के साथ इंटरेक्ट करता है। आईएचएफ के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो इंटरेक्शन को कम कर देता है आईएचएफ और डीएनए के, और फिर आईएचएफ को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये केवल प्रोकैरियोट्स में दिखता है, जो हमारे आईएचएफ प्रोटीन और फिश प्रोटीन होते हैं। अब फिर होता क्या है प्रोकैरियोट्स में, जब आईएचएफ प्रोटीन रिमूव हो जाता है वो हमारे डीएनए से, तो वहाँ पे जाते जाते हमारे एच बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। क्योंकि आप देख सकते हो आईएचएफ पूरी बाइंडली है, आईएचएफ प्रोटीन डीएनए से पूरा बाइंड है, तो जब वो रिमूव होगा तो हमारे एच बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देगा। और फिर उसके बाद हेलिकेज भी आ जाता है। हेलिकेज को क्या कहते हैं हम, डीएनए बी, ठीक है। हेलिकेज होता है हमारा डीएनए बी। ये हम प्रोकैरियोट्स का देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक जनरली मैं आपको रेप्लिकेशन नॉर्मली बता रही थी, लेकिन अब हम प्रोकैरियोट्स में जो डिफरेंट नेम है हमारे एंजाइम्स के उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डीएनए ए आया, उसने प्रोटीन्स को रिमूव किया, तो उसके बाद हमारा डीएनए बी आ गया। डीएनए बी क्या था, हेलिकेज, जो कि डीएनए की अनवाइंडिंग कराता है, हमारे एच बॉन्ड्स को रिमूव कराता है, ठीक है। रेप्लिकेशन बबल बन गया। उसके बाद हमारे एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं, जो हमारे डीएनए को पकड़े रखते हैं और कॉइलिंग होने को प्रिवेंट करते हैं। और एच बॉन्ड, अगर कॉइलिंग हो गई तो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिस से। तो एसएसबी डीएनए को पकड़े रखते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपको ये याद रखना है। डीएनए ए आया, फिर डीएनए बी आया जिसको हेलिकेज बोलेंगे। डीएनए बी के बाद हमारा एसएसबी प्रोटीन आया। उसके बाद हम देखते हैं, और डीएनए बी जो हेलिकेज होता है वो कैसे आता है, डीएनए सी लोडर के साथ। ये एंजाइम्स का नाम एक एक करके ए बी सी ऐसे करके ही आ रहे हैं, तो आपको आराम से याद कर सकते हो। हेलिकेज कैसे आता है, डीएनए सी लोडर के साथ, क्योंकि वो होमोहेक्सामर होता है। और डीएनए सी लोडर क्या करता है, एटीपी का यूज़ करता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, डीएनए पॉलीमरेज लोडर के साथ आता है। तो वैसे डीएनए सी लोडर हमारे डीएनए बी को लेके आता है और फिर उसके बाद वहाँ पे से वो डीएनए ए को रिमूव कर देता है, क्योंकि डीएनए ए पहले का ही अटैच हो रखा है ना आईएचएफ प्रोटीन के साथ, जब वो इंटरेक्ट कर रहा था फिश प्रोटीन की जगह पे, तो वो डीएनए ए को रिमूव कर देगा और ख़ुद भी निकल जाएगा और हेलिकेज वहाँ पे हमारे एच बॉन्ड्स को रिमूव करता जाएगा। उसके बाद डीएनए
उसके बाद हमारा एसएसबी प्रोटीन बाइंड कर जाते हैं डीएनए के ईच स्ट्रैंड से कि हमारे एच बॉन्ड्स का फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्राइमेज आता है, इसमें जो हमारा प्राइमेज है उसका नाम है डीएनए जी आता है। वो आरएनए को अटैच करता है, आरएनए प्राइमर को अटैच करता है जो कि 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए जी हो गया। उसके बाद हमारा प्राइमर का सिंथेसिस होता है। अब जब प्राइमर और हेलिकेज एक दूसरे के साथ, जो हेलिकेज एंजाइम भी वहीं पे है, यहाँ पे मैंने दिखाया था हेलिकेज एंजाइम हमारे एच बॉन्ड्स को काट रहा था, हेलिकेज वहीं पे है, वहाँ पे तब तक हमारा डीएनए जी भी आ गया जिसने आरएनए को अटैच कर दिया। तो प्राइमर, आरएनए प्राइमर और हेलिकेज मिलके हमारा वहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं प्रोमोसोम्स जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हेलिकेज भी वहीं पे है और हमारा प्राइमर भी वहीं पे आ गया है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोमोसोम्स। उसके बाद हमारा प्राइमेज, हमारा जो प्राइमेज एंजाइम डीएनए जी रहता है वो रिमूव हो जाता है। फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है जो मेन है हमारा, ठीक है। फिर हम हमारा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है। वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए पे डिपेंड है, डीएनए को देख रहा है और डीएनए की ही सिंथेसिस कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज। तो वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रेप्लिकेशन करवाता है। डीएनए पॉलीमरेज हमारा 10 सब यूनिट्स का होता है, ठीक है। उसने रेप्लिकेशन करना शुरू कर दिया, उसमें हमारे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बन गए। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि होता कैसे है। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बन गए। लैगिंग स्ट्रैंड में हमारे छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं जिसको हम डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अब बाद में हमारा डीएनए लाइगेज आएगा और वो अटैच कर देगा इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन हो जाती है ख़त्म। अब हम देखेंगे, मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज के 10 सब यूनिट होते हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब यूनिट्स हैं। मैंने बताया था कि कुछ 10 सब यूनिट्स हैं जिसमें आ जाती है हमारी अल्फ़ा, थीटा, बीटा और हमारे आई आ जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ा का काम होता है डीएनए पॉलीमराइजेशन करना, ठीक है। साइलेंट का काम होता है हमारा प्रूफ रीडिंग करना। थीटा का काम होता है इनहेंस प्रूफ रीडिंग को इनहेंस करना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ। बीटा क्लैम्प लोडर होता है डीएनए पॉलीमरेज का। रो हमारा जो होता है वो 5 सब यूनिट्स का होता है। आई हमारा डाइमराइजेशन करता है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादातर हमारे अल्फ़ा और बीटा इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। अल्फ़ा पॉलीमराइज करता है और बीटा हमारा लोडर होता है, ठीक है। अब हमने सब चीज़ ऐड वगैरह सब तो कर दी, लेकिन प्राइमर, आरएनए प्राइमर तो वही है ना। डीएनए में आरएनए का क्या काम है, डीएनए की स्ट्रैंड में, तो आरएनए प्राइमर को भी तो हमने रिमूव करना है। डीएनए हमने तो प्राइमेज को रिमूव किया था ना जब हम डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाते हैं, लेकिन आरएनए प्राइमर तो वहीं पे है, क्योंकि आरएनए प्राइमर से ही आगे हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो होता क्या है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो आता है, वो हमारा अटैच होता है। 5' to 3' इसकी एक्टिविटी होती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 हमारा अटैच हो जाता है। अटैच होगा तो वो 1 बाय 1 हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता जाता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। और फिर पीछे से हमारे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। तो ऐसे करके हमारा आरएनए प्राइमर भी रिमूव हो जाता है। और फिर लास्ट में सेम मैंने वही बोला था, डीएनए लाइगेज आएगा जो कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को अटैच कर देगा बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिनको हम बोलते हैं निक सील्ड हो गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए लाइगेज कौन सा बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, वो होता है हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के बारे में कि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कैसे होता है। अभी हमारा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पूरा नहीं हुआ है, हमें बैक्टीरियल रेप्लिकेशन पढ़ना है, हमें रोलिंग मेथड पढ़ना है। उसके बाद हम यूकैरियोटिक में चलेंगे, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पे चलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।